नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। ज्योतिष एक गूढ़ रहस्य, एक गूढ़ विद्या है जिस पर जितना भी काम किया, जितना भी प्रयोग किया जाए बहुत कम है। यह भारत की सबसे प्राचीन विद्या है और इसी विद्या को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे ऐसे ज्योतिष जो कई तरह के कार्य करते रहे हैं, प्रयोग करते रहे हैं। ऐसे ही एक प्रख्यात ज्योतिष हमारे साथ हैं, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी ज्योतिष क्षेत्र में काफी अच्छा महारत हासिल कर रहे हैं और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी उपलब्धि के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज हम इनसे बात करेंगे ज्योतिष विद्या के विभिन्न पहलुओं पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ज्योतिष के बारे में जैसा कहा है कि एक गूढ़ रहस्य है, विद्या है और एक प्राचीन विद्या है। इसको आगे प्रमोट करने के लिए काफी जो ज्योतिष जगत के विद्वान आगे आ रहे हैं, तो आप इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, नमस्कार। ज्योतिष के विषय में, मैं ज्योतिष में इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था और लगभग 35 इयर्स हो गए मैं इस प्रैक्टिस को कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया कि जितने भी अंधविश्वास और गंदी परंपरा थी, जिसका कोई तुकबंदी नहीं थी, उसको हमने इसको साइड किया और जो रियलिटी है, जो ये देव विज्ञान है, जो सच्चाई है, उसको लेके मैं प्रैक्टिस अपना शुरू किया और बहुत कुछ सफलता मिली और अच्छी सफलता मिली। जैसे कि मैंने देखा किसी भी जातक का किस कारण से कौन सी बीमारी आती है, किस राशि को कौन सी बीमारी आती है, किस लगन को कौन सी बीमारी आती है, या उसकी शादी कब होगी, उसके कितने बच्चे होंगे और किस समय होंगे, कितना भाई बहन होगा। इस तरह की अपना रिसर्च करके हमने अपने ज्योतिष को रिफाइन करके अपने हिसाब से ठीक कर लिया है। और ये देव विज्ञान है, तो इसलिए हम ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को नहीं मानते। ये मेरा है और मैं ज्योतिष को आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, डॉक्टर लोग भी आते हैं, इंजीनियर लोग भी आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और लोगों ने माना कि हाँ यार, ज्योतिष में कोई जान है, ज्योतिष सत्य है, ये देव विज्ञान है। हम लोग ये सोचते थे कि ऐसे ही ये पाखंड है, ढोंग है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने कहा कि कई लोग मानते हैं कि इसको जो पाखंड है, सही बात। आजकल जितने मतलब मैं देख रहा हूं कि इस विद्या को बहुत बड़ी विद्या है, प्राचीन विद्या है, लेकिन कई ऐसे ज्योतिष क्षेत्र में आ गए हैं जो कम ज्ञान के आधार पर इसको प्रयोग करते हैं और उससे लोगों को बीच उनकी प्रसिद्धि नहीं हो पाती। जो इनके पास आदमी जाते हैं वो पूरी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसको आगे जो इतने ज्योतिष आ रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या कारण है, क्या मानते हैं कि इतने ज्योतिष क्षेत्र में आ रहे हैं? देखिए, ज्योतिष में आने के पीछे कई रीजन है। अपना क्यूरियोसिटी होती है, जरूरत भी होती है। कई लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि वो किसी मंदिर पे या किसी पंडित जी के पास या किसी के पास बैठ कर थोड़ा बहुत सीख लिए और वो भी इस लाइन में उतर गए। लेकिन एक्चुअल क्या है कि जिनको डीप जानकारी नहीं है ज्योतिष क्या है और देव विज्ञान है तो क्यों है, और इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, ज्योतिष कौन कौन से भविष्यवक्ता ने क्या भविष्यवाणी की, इसलिए वो लोग इंटरेस्ट लेके इसमें घुसे तो जा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मेच्योरिटी है नहीं, पारंगतता जिसको बोलते हैं वो उनके अंदर नहीं है। अभी भी जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं उनके पास ढोंग, पाखंड ये नहीं है और उनका विश्लेषण बहुत अच्छा है। वो फलित ज्योतिष या जो कुछ भी बताते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट बताते हैं और ठीक होता है और होता भी वैसे ही है। जो आप जैसे ज्योतिष और लोग कहते हैं कि जो हम इस जन्म जो दुख भोग रहे हैं, जो पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण हम रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले? हम जब व्यक्तिगत लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार, कई तरह के ऐसे काम हो जाते हैं जो न चाहते हुए, तो कैसे पता चले कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? इसके बारे में बताइए आपको। देखिए, जनरल चीजें तो पता ही है, प्रारब्ध का संबंध है। जैसे कि मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ या ये मेरा परिवार ही क्यों हुआ, क्यों मैं ज्योतिष में आया, ये सब तो पहले से तय है और ये प्रारब्ध के आधार पे है। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट्स मेरे सामने आएंगे। प्रकृति अपना बैलेंस खुद बनाती है। आप प्रकृति का नियम है, गिवन एंड टेक का सिद्धांत है। हम जो बोएंगे वही उपज के मेरे सामने आएगा। अगर मैं रोज जीव हत्या करूं तो एक न एक दिन हमारे भी बच्चों की, हमारे परिवार की और हमारे साथ भी हत्या होगी। ये तो होना है। हम दूसरे से रिश्वत लेकर कोई काम करें तो हमें भी रिश्वत आगे देनी पड़ेगी और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
तो जो अगर हम पाप कर्म करते हैं तो पाप का दंड मुझे मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया कि ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, प्रकृति बैलेंस बनाती है। और ये देव विज्ञान में सबसे बड़ी खासियत है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। आप अच्छा सोचते जाएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आता जाएगा, अच्छे ही काम आप करेंगे। बुरा सोचेंगे बुरा ही होते जाएगा। ये चीजें हैं। आपने कहा कि अच्छा सोचेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा इससे। कई लोग कहते हैं कि जिस ज्योतिष में कहा गया है कि ज्योतिष विद्या में कि पूजा पाठ कर अच्छे कर्म, कई लोग कहते हैं हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुख भुगत रहे हैं। इसका क्या कारण है मानते हैं? सर इसका एग्जाम्पल एक चीज बताइए। मैं सुबह से लेके शाम तक एक माला लेके सीताराम 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 भजते रहूं, लेकिन मेरा इंटेंशन बैड है और मैं जो कर्म करना है वो कर्म छोड़ दिया और जो पाप कर्म में लिप्त हूं, अब पब्लिक को दिखाने के लिए सीताराम 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 करूं, उसका कोई फायदा नहीं है और वो निष्फल है, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता। हमने आपसे 50,000 रुपये रिश्वत ली और कहीं भंडारे में 21,000 रुपया दे दी, 11,000 रुपया दे दी, नाम कमा लिया पब्लिक के सामने, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका वो उल्टा ही चलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कुपात्र को ही से बचा कर रखना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान दीजिए, नीडफुल आदमी को दीजिए और अर्जित आपकी जो इनकम है और मेहनत का पसीने का आप वही चीज दान कीजिए, उसी पे कीजिए और सच्चा काम कीजिए, आपको सच्ची रिजल्ट मिलेगी। ज्योतिष में कई विद्याएं होती है, कोई अंक शास्त्री होते हैं, कोई स्वप्न विश्लेषण करते हैं, कोई तो आप मुख्य रूप से किन किन विषयों पर जो पारंगत हासिल है आपको और किस रूप में अपने जो लोगों को बताते हैं इस बारे में ये बताइए। देखिए मेरा मेन सब्जेक्ट दो ही है, एक कुंडली विज्ञान और एक फोरहेड साइंस, ललाट विद्या। ललाट विद्या में भी हम उनका फेस से नहीं करते हैं, हम मस्तिष्क की रेखाओं से चलते हैं और उसमें मुझे पारंगत है, बहुत कुछ सफलता है और मैं ज्योतिष में अगर कामयाब हुआ हूं तो ये इन दो कारणों से हुआ हूं। कुंडली पर अच्छी पकड़ है और फोरहेड साइंस की पे अच्छी पकड़ है। मस्तक की लकीरों के आधार पे मैं तुरंत निकाल लेता हूं कि जातक के साथ क्या होने वाला है, ये जातक सामने बैठा है क्या है, इसके साथ क्या क्या पीछे घटना घटी हुई है और वो मोस्ट प्रोबेबली सही होती है। आपने कई ललाट विद्या, एक हमें हमारे दृष्टि से एक नई विद्या हमें नहीं समझ आती इसके बारे में, ये क्या है और ये इसमें कैसे विश्लेषण होता है, इसके बारे में बताइए विस्तार से। आप इतिहास पढ़ेंगे, ऋग वेद वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ललाट विद्या फोरहेड साइंस चलता था। मस्तिष्क रेखा के आधार पर ऋषि मुनि बहुत ज्यादा या बहुत हर समय कुंडली नहीं बनाते थे, वो मस्तक की ललाट देख के और उसके भाग्य कर्म सब नाप लेते थे और उसकी भविष्यवाणी देते, तू पुत्रवान भव, तुम्हारे साथ ये होगा, और वैसे ही होता था। वो मस्तक की लकीरों के ऊपर सारी चीजें पता चलती है और ये विद्या आज से नहीं कई हजार वर्षों से है, ये देव विज्ञान है। ये इसके बोलते हैं कपाल विद्या, ये कपाल पे सब कुछ लिखता है, भाग्य का संबंध भी कपाल से ही है। मरने के बाद भी लास्ट में जब आदमी को डेड बॉडी जलाने जाते हैं तो कपाल को नष्ट किया जाता है, आपने देखा होगा, बांस से उसको सर को फोड़ दिया जाता है। कारण क्या है? यही सब तो है, कपाल हटा दी जाती है कि ठीक है अब नष्ट किया जा रहा है। ये कपाल विद्या है मस्तक की लकीरों से। जहां तक अब की बात है, अब जैसे कई लोग जो है लाल किताब से कर रहे हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी से चल रहे हैं, स्वप्न विद्या के आधार पर सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर भी चलते हैं। लूसो ग्रिड भी नया एक आ गया है, कई तरह से इसकी विद्या है। टैरो कार्ड से भी लोग करते हैं, अपनी अपनी पकड़, अपनी अपनी रिसर्च है और सब अच्छे हैं। कुंडली विज्ञान भी है, हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं मस्तक रेखा और कुंडली विज्ञान, और हम उसी पे करते हैं। और हमारे जितने भी जातक हैं, सपोज आज संडे है तो अभी तक 60-65 आदमी आए, दिखा के चले गए। बीच में आप लोग सडन आ गए कि भाई एक इंटरव्यू देना है, हमने कहा चलिए। अभी भी कई लोग इंतजार में बैठे हैं और हमारा ये सही होता है। तो हम फिर बात करेंगे ललाट विद्या की। तो ललाट विद्या से क्या भूत वर्तमान सब की बातें जो जातक के बारे में बताया उसमें बताया जाता है, बता सकते हैं, और जो कितनी सटीक हो बताइए। देखिए 90 to 95% एकदम सही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और बहुत कुछ सही होती है। आपकी एक बार डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि गलत हो, आपने गलत बताई हो, आपका लगन कुछ गलत आ रही हो, आपने कुछ और बताया, राशि कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हैं। नॉर्मली गांव में क्या होता है, पहले के जमाने में लोग डिलीवरी घर में होती थी, उसने किया डिलीवरी, दादाजी ने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने टाइम बताया और वही आप बता रहे हो कुंडली में, बताने में कितना डिफरेंस रहा, मैन टू मैन घड़ी में भी डिफरेंस है। तो करेक्शन की बहुत जरूरत होती है। जब तक थोबड़ा कुछ और बन रहा है, आप बता रहे हो कि लगन ये है, राशि ये है, मैच नहीं कर रहा है, फोरहेड साइंस तुरंत पकड़ लेता है कि यहाँ पे गलती हो रही है और हम फोरहेड साइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके आधार पे हम करते हैं और बहुत कुछ सही होता है। और कुंडली विज्ञान को हम प्रायोरिटी देते हैं। जहाँ देखा कि एक्यूरेट आ रहा है, कुंडली विज्ञान पकड़ लिए और बता दिए ये महादशा है, ये अंतरदशा है, ये ऐसे हुआ होगा और ये अब आगे ऐसे होगा, ये बच्चा ये बनेगा, आज के डेट में ये बच्चा है तो ये बड़ा होके ये बनेगा। तो ये सब चीजें उससे आ जाती है। एक प्रश्न है कि कहते हैं कि आप जैसे कोई ज्योतिष विद्या पर लोग होते हैं कि समय और बताते हैं कि इस समय बच्चे का जन्म हुआ, ये सब आधार बताते हैं। तो एक समय में मान लिया हम इस टाइम में हजारों बच्चे पैदा लिए हैं, जन्म लिए, लेकिन सबका अलग अलग भाग्य कर्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, सबसे पहले इसमें ये देखा जाए कि देश काल पात्र के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार भविष्यवाणी करनी चाहिए। एक ही हॉस्पिटल में एक समय में 10 बच्चे पैदा हुए, सबके सब टाइम भी वही है, यहां तक कि सेकंडों का अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो सबके सब नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या कारण हैं। माता पिता का भाग्य, माता पिता के किए गए कर्म, बच्चे की आगे लालन पालन शिक्षा, जिस समाज में वो रहता है, ये सारे प्रभाव उसके ऊपर पड़ेंगे। इस सारे के आधार पे जाके वो होगा। एक बच्चा मंगल है, मंगल उसकी इस हिसाब से है कि वो या एक सैन्य अधिकारी बन जाएगा, एक हो सकता है डाकू बन जाए, वो भी हथियार से खेलेगा, वो भी निडर रहेगा, डरेगा नहीं। इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो बस यही अंतर है इसमें। कहते हैं ना जल याऊ और सहन और समाज का तौर तरीका, एक आदमी किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली की क्या स्थिति है, और एक बच्चा कहीं और जाकर रह रहा है, बेशक एक ही समय एक ही टाइम एक ही हॉस्पिटल में वो पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगी, रहन सहन का भी है। तो इसीलिए बताया गया है देश काल पात्र परिस्थितियां, रहन सहन, जलवायु, खान पान, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप ज्योतिष क्षेत्र में काफी भरे हुए, कई पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, आगे की क्या योजना, आगे इस क्षेत्र में कितना और आगे जाना चाहते हैं, क्या नया कोई प्रयोग करना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। मेरी अपनी जो इच्छा है वो ये है कि भारत सरकार ज्योतिष को पूर्ण रूप से मान्यता दे दे। आज के डेट में क्या होता है कि जो सत्ता के अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, रात के अंधेरे में और फोन पर हम लोग से टाई अप करके छुपके से आके हम लोग से मिलते हैं, अपनी भविष्यवाणी दिखा देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको पूर्ण रूप से इसको एक साइंस नहीं माना गया है, इस विद्या को अभी साइंस नहीं माना गया है। इसको उन्होंने बोला कि एक परंपरा है और हम चाहते हैं कि ज्योतिष की मान्यता सरकार दे, इसकी यूनिवर्सिटी खुले बजाबते गवर्नमेंट के द्वारा और सरकार इस पे एक्शन में लगे और वहां से चले। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इस तरह से ज्योतिष की भी यूनिवर्सिटी खुले और सरकार द्वारा खुले। ज्योतिष विद्या को बढ़ाने के लिए सरकार की योगदान होना आवश्यक है और वह इसे पूर्णतः मान्यता, जो साइंस का जिस तरह है उस तरह से मान्यता दे, ये कहना था डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।